तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची बात से शुरुआत करेंगे। मतलब क्या आपको पता है कि एक रसायन जो चूहों को मारने के लिए एकदम खतरनाक जहर का काम करता है ना, बिल्कुल वही रसायन हमारी मुस्कान को खूबसूरत बनाता है और दांतों को सड़ने से रोकता है। हाँ बिल्कुल। और यह रसायन बिल्कुल वही है। बस एक चीज बदल जाती है और वो है उसकी मात्रा। सही कहा। और ये कोई थ्रिलर फिल्म का प्लॉट नहीं है, बल्कि उस विज्ञान का हिस्सा है जिसे हम सॉल्यूशंस या तरल घोल कहते हैं। जब हम अस्पताल में किसी मरीज को आईवी ड्रिप चढ़ते हुए देखते हैं या अपने शरीर के अंदर दौड़ रहे खून के प्लाज्मा के बारे में सोचते हैं, तो असल में वहाँ प्रकृति का यही लिक्विड सॉल्यूशन अपना काम कर रहा होता है। एकदम सही। और इस चर्चा को शुरू करने का मतलब सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम ये स्वीकार कर लें कि सामान्य जीवन में शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस जैसी कोई चीज शायद ही कहीं मिलती हो। मतलब प्रकृति को मिक्सचर ही पसंद है ना। हाँ, प्रकृति को मिश्रण ही पसंद है। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, वो सब कुछ किसी ना किसी चीज का मिश्रण है। विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारी पूरी दुनिया सॉल्यूशंस पर ही टिकी हुई है। लेकिन देखिए, जब हम सॉल्यूशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत वो पानी में घुले हुए नमक या चीनी के बीकर वाली तस्वीर आती है। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि पीतल जैसी ठोस धातु या यहाँ तक कि हमारे चारों ओर की हवा भी एक सॉल्यूशन है। ये काफी लोगों को अजीब लगता है। हाँ, मतलब एक तरफ हम कहते हैं कि सॉल्यूशन एक लिक्विड है और दूसरी तरफ हम ठोस धातुओं को भी इसी कैटेगरी में रख रहे हैं। ये एक बहुत ही सामान्य सी उलझन है। असल में सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड तक सीमित नहीं है। किसी भी मिश्रण को सॉल्यूशन कहने की बुनियादी शर्त यह है कि वह एक होमोजीनियस मिश्रण होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब? सब कुछ एक जैसा। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट स्मूदी बनाने जैसा है, जहां सब कुछ इतना घुल मिल गया है कि आप अलग अलग फलों को नहीं पहचान सकते। जबकि हेट्रोजीनियस मिश्रण तो एक फ्रूट सलाद की तरह हो गया, जहां सेब और केला अलग अलग दिखते हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और इस प्रक्रिया में दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है और जो सॉल्यूशन का अंतिम रूप तय करता है। मतलब वो गैस होगा, तरल होगा या ठोस। और दूसरा हिस्सा वो जो कम मात्रा में होता है। हाँ, दूसरा है सॉल्यूट, जिसे सॉल्वेंट में घोला जाता है। वैसे आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से बाइनरी सॉल्यूशन पर होगी, जहां सिर्फ एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। अब वापस उस बात पर आते हैं कि पीतल या ब्रास एक सॉल्यूशन कैसे है। हाँ, क्योंकि जब हम दो धातुओं को पिघलाकर मिलाते हैं तो उसे हम आम भाषा में अलॉय कहते हैं ना। इसे सॉल्यूशन क्यों कहा जाए? ठोस धातुएं आपस में कैसे घुल सकती हैं? देखिए, जब तांबे और जस्ते यानी कॉपर और जिंक को उनके पिघलने के तापमान तक गर्म करके मिलाया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है ना, तो जस्ते के परमाणु तांबे के क्रिस्टल लैटिस के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं, बिना उसकी बुनियादी संरचना को तोड़े। बिल्कुल। वे तांबे के परमाणुओं को बस रिप्लेस कर देते हैं। ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है। और इसके और भी दिलचस्प उदाहरण है, जैसे पैलेडियम धातु के अंदर हाइड्रोजन गैस भी घुल सकती है। पैलेडियम के अंदर गैस? हाँ, पैलेडियम के परमाणुओं के बीच जो खाली जगह होती हैं, जिन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे अणु उन खाली जगहों में जाके बैठ जाते हैं। ये एक ठोस के अंदर गैस का सॉल्यूशन है। अरे वाह, ये तो वाकई मॉलिक्यूलर स्तर का आर्किटेक्चर हो गया। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि सॉल्यूशन गैस, लिक्विड या सॉलिड तीनों रूपों में हो सकते हैं, तो उस जहर वाले पहलू पर आते हैं। हाँ, फ्लोराइड वाला उदाहरण। बिल्कुल। शुरुआत में मैंने जो जिक्र किया था, अगर मैं उसे सही तरीके से समझ रही हूं, तो ये पूरा खेल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अनुपात यानी कॉन्सेंट्रेशन का है ना? एकदम सही। यह अनुपात ही तय करता है कि कोई सॉल्यूशन हमारे लिए फायदेमंद है या खतरनाक। फ्लोराइड का ही बेहतरीन उदाहरण ले लीजिए। पानी में 1 ppm फ्लोराइड दांतों की सड़न रोकता है। और अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो? अगर ये 1.5 ppm हो जाए तो दांतों पर धब्बे पैदा करता है। और अगर हम इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दें, जैसे सोडियम फ्लोराइड के रूप में, तो ये सीधे चूहे मारने वाले जहर का काम करता है। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब जो रसायन हमारी जान ले सकता है, उसी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे दांतों को मजबूत कर रहा है। तो जब ये कॉन्सेंट्रेशन इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसे मापा कैसे जाता है?
इससे कई तरीके हैं, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज या वीवी। ये तरल में तरल को मिलाने का सबसे आम तरीका है। जैसे पानी में 10% इथेनॉल, जैसे कारों के एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है। जहाँ पानी में इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। बिल्कुल वही। 35% वीवी इथाइलिन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन पानी के जमने के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से गिराकर सीधे -17.6 डिग्री सेल्सियस कर देता है। अच्छा, तो इससे सर्दियों में कार का इंजन सुरक्षित रहता है, बर्फ नहीं जमती। हाँ, और दूसरा तरीका है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। फार्मेसी और दवाओं में इसका खूब इस्तेमाल होता है। क्योंकि वहां तो ठोस पाउडर को तरल में घोला जाता है ना। सही कहा। जैसे 5% की स्किन क्रीम या अस्पताल में जो 10 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर का इंजेक्टेबल ड्रग दिया जाता है। मैं समझ सकती हूँ कि रोज़मर्रा के कामों में या अस्पतालों में ये V/V और W/V वाले पैमाने बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन मुझे एक बात सोचकर हैरानी होती है, जब ये इतने आसान है तो हमें और जटिल पैमानों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जरूरत तब पड़ती है जब मात्रा बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म हो या जब वैज्ञानिकों को एकदम सटीक केमिकल रिएक्शन करने हो। तब ये साधारण प्रतिशत वाले फॉर्मूले काम नहीं आते। अच्छा, तो जब कोई चीज़ ट्रेस अमाउंट में हो तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तब विज्ञान पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करता है। जब सॉल्यूट बहुत ही कम हो तो उसे 10 लाख हिस्सों में नापा जाता है। मैंने स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प तुलना पढ़ी थी। मतलब पीपीएम को ऐसे समझे कि 10 लाख मिलीलीटर पानी में सिर्फ 1 मिलीलीटर सॉल्यूट, ये लगभग 2 साल के समय में सिर्फ 1 मिनट के बराबर है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। और इसका व्यवहारिक उपयोग देखना हो तो समंदर के पानी को देखिए। 1030 ग्राम समुद्री पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 5.8 ppm होती है। माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर में मापा जाता है। और पीपीएम के अलावा मोल फ्रैक्शन भी होता है ना, जहाँ सभी घटकों के मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा 1 होता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और उलझन है मोलैरिटी और मोलैलिटी को लेकर। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मोलैरिटी सॉल्यूशन के कुल वॉल्यूम यानी लीटर पर निर्भर करती है। ठीक है। जबकि मोलैलिटी सॉल्वेंट के कुल मास यानी किलोग्राम पर निर्भर करती है। लेकिन अगर मोलैरिटी वॉल्यूम पर आधारित है, क्योंकि तापमान के साथ चीजें फैलती और सिकुड़ती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं ठंडे कमरे से एक गर्म कमरे में जाऊं तो मेरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी बदल जाएगी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोलैरिटी तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी घट जाएगी। तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही खराब हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन मोलैलिटी के साथ ऐसा नहीं है। वो तापमान से स्वतंत्र है, क्योंकि ये मास पर आधारित है, और मास तो गर्मी या सर्दी से नहीं बदलता। अरे वाह! इसीलिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सटीक गणना के लिए वैज्ञानिक हमेशा मोलैलिटी का ही इस्तेमाल करते हैं। ये तो सच में कमाल की बात है। हमने ये समझ लिया कि मात्रा कैसे मापते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूट किसी खास सॉल्वेंट में ही क्यों घुलता है? मतलब नमक पानी में घुल जाता है पर कपड़ों में रखने वाली वो नैप्थलीन की गोलियां क्यों नहीं घुलती? यहाँ रसायन विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम काम करता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यानी समान समान को घुलता है? बिल्कुल। पोलर सॉल्यूट जैसे सोडियम क्लोराइड यानी नमक, पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी में आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि उनके इंटरैक्शन समान होते हैं। हाँ, उनके इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन समान होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पानी के अणुओं को नमक के आयनों को अलग करने में मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल इंसानी स्वभाव जैसा हो गया ना। मतलब एक ही तरह की पसंद वाले लोग जल्दी दोस्त बन जाते हैं। पोलर अणुओं के साथ पार्टी करना पसंद करते हैं, और नॉन पोलर का अपना अलग ही ग्रुप है। सही पकड़ा आपने। अगर आप नैफ्थलीन बॉल को पानी में डालेंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पानी पोलर है और नैफ्थलीन नॉन पोलर। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का खेल है। जो अणु एक जैसे बल साझा करते हैं वे एक दूसरे के बीच आसानी से जगह बना लेते हैं। इसीलिए नैफ्थलीन पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन बेंजीन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में तुरंत घुल जाएगा। लेकिन इस दोस्ती की भी तो कोई सीमा होती होगी ना। अगर हम पानी में नमक डालते रहें तो एक समय ऐसा आता है जब और नमक नहीं घुलता और वो ग्लास के नीचे जमा होने लगता है। हाँ, और ये वो बिंदु है जिसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। पर मजे की बात बताऊं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। धोखा? कैसा धोखा? जब आप बाहर से देखते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, नमक घुलना बंद हो गया है, लेकिन असल में अंदर एक भयंकर माइक्रोस्कोपिक युद्ध चल रहा होता है। मतलब जब हमें लगता है कि गिलास एकदम शांत है,
तब भी वहां कुछ चल रहा है। बिल्कुल। दो चीजें एक साथ हो रही होती हैं। पहला डिसोल्यूशन, जहां सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है, और दूसरा क्रिस्टलीकरण, जहां सॉल्यूट के कण आपस में टकराकर वापस ठोस अवस्था में अलग हो रहे हैं। मतलब जितने कण घुल रहे हैं उतने ही वापस ठोस बन रहे हैं। एकदम सही। यहाँ एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। ये गोल्डन बैलेंस है, जहां सॉल्यूट के घुलने की दर और वापस क्रिस्टल बनने की दर बिल्कुल बराबर हो जाती है। नेट बदलाव शून्य हो जाता है। तो ये एक रुके हुए तालाब जैसा नहीं है, बल्कि एक व्यस्त ट्रैफिक चौराहे जैसा है, जी। जहां जितनी गाड़ियां आ रही हैं उतनी ही जा रही हैं। हमें लगता है सब रुका है, पर असल में लगातार हलचल मची हुई है। बहुत ही उम्दा एनालॉजी है। ये स्थिर है पर रुका हुआ नहीं। और इस संतुलन पर तापमान और दबाव का भी बहुत असर होता है। ठोस के लिए तापमान बढ़ाएं तो वो ज्यादा घुलता है, लेकिन अगर हम गैस को तरल में घुलने की बात करें तो दबाव का नियम आता है। वो हेनरीज लॉ है ना? हाँ, हेनरीज लॉ, जिसका फॉर्मूला है P गैस इज इक्वल टू KH इंटू X गैस। आसान भाषा में उच्च दबाव पर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते ही उसमें से वो फिज की आवाज आती है, क्योंकि दबाव कम हो जाता है और गैस बाहर भागती है। बिल्कुल सही। दबाव कम हुआ तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट गई। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि सॉल्यूशन सिर्फ दो चीजों को बेतरतीब ढंग से मिलाने का नाम नहीं है। ये मात्राओं के बीच का एक बेहद नाजुक संतुलन है। मतलब एक ppm का अंतर भी जीवन रक्षक और जहर के बीच की रेखा खींच सकता है। और हमने ये भी देखा कि ये पोलर और नॉन पोलर अणुओं का विज्ञान है, और कैसे बाहर से शांत दिखने वाली चीजें अंदर से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती हैं। एकदम। और चलते चलते मैं एक विचार आप सभी के लिए छोड़ना चाहूंगी। हमने बात की कि गैस से तरल में कैसे घुलती हैं और हेनरीज लॉ कैसे काम करता है। जरा इसे बड़े पैमाने पर सोचकर देखिए। हमारे महासागर और उनमें घुली हुई वो 5.8 ppm ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही नाजुक संतुलन है। हाँ, अगर धरती के तापमान या वायुमंडलीय दबाव में जरा सा भी बदलाव आ जाए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो हेनरीज लॉ के अनुसार समुद्र के गर्म पानी में घुली इस ऑक्सीजन की मात्रा का क्या होगा? वो कम होने लगेगी। और उन लाखों करोड़ों समुद्री जीवों का क्या होगा जो उसी ऑक्सीजन, उसी सॉल्यूशन में सांस लेते हैं? तो अगली बार जब आप पानी का ग्लास उठाएं, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ पानी नहीं पी रहे हैं, बल्कि नियमों से बंधा एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड पी रहे हैं। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।